हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट गवर्नमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके राज्य में उनको ओल्ड पेंशन या न्यू पेंशन स्कीम चुनने का जो विकल्प दिया था, अब उसके तहत एक एसओपी जारी कर दी है। अब उस एसओपी में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उस टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद ही कर्मचारी ओपीएस की जो फैसिलिटी है वो ले पाएंगे। अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, जो ऑफिस मेमोरेंडम है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो जानने के लिए बने रहेगा वीडियो पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो कर्मचारी एनपीएस के तहत कवर होंगे और जो पहले से ही सेवानिवृत्त हो गए हैं या उनकी मृत्यु 15 मई 2003 से 31 मार्च 2023 के बीच हो गई है, या जो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन अधिनियम 1972 के तहत लागू प्रावधानों को पूरा करते हैं, ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक कर्मचारियों के पात्र पारिवारिक सदस्य भावी तिथि से पेंशन के हकदार होंगे। उनको पेंशन दी जाएगी, उनके परिवार को पेंशन दी जाएगी। अब एसओपी जारी हो गई है और उसमें समय जो सीमा तय की गई है वो 60 दिन तय की गई है। आगे मैं बताता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी का एक माहौल बना हुआ है। राज्य में 1 अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद अब राज्य सरकार द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको हम एसओपी कहते हैं, जारी कर दी गई है। इसके तहत कर्मचारियों को 60 दिन के अंदर बताना होगा कि उन्हें ओपीएस चाहिए या एनपीएस। इसका लाभ प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारी पेंशनर्स को मिलेगा। 60 दिन का समय है, उसमें आप ओपीएस या एनपीएस चूज करेंगे। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना द्वारा जारी एसओपी के तहत कर्मचारियों को 60 दिन के भीतर ओपीएस और एनपीएस में से एक विकल्प चुनना होगा और कर्मचारियों को विभागाध्यक्ष के माध्यम से एक निश्चित प्रारूप पर अंडरटेकिंग देनी होगी। ओपीएस का लाभ 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा। ऐसे में अगर इस तिथि से पहले कोई सेवानिवृत्त हुआ है या उसे पिछला एरियर नहीं दिया जाएगा, मतलब जो इससे पहले अगर सेवानिवृत्त या नौकरी अपना छोड़ के चले गए हैं, उसे इसका एरियर नहीं दिया जाएगा। ओपीएस का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के वक्त सरकारी अंशदान और लाभांश जमा करने का भी नियम रहेगा। देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी बात ये बोली गई है कि यदि कोई भी कर्मचारी ओपीएस को सेलेक्ट करता है तो उसे अपने जो हेड एचओओ बोलते हैं, हेड ऑफ ऑफिसर होता है, जो उस के साइन से एक अंडरटेकिंग देनी होगी जिसमें लिखना होगा कि हाँ, मैं ओपीएस में जाना चाहता हूँ, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मैं भली भांति समझ चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ। ऐसा एक अंडरटेकिंग आपको बना के देना पड़ेगा, वो तो आपके डिपार्टमेंट में आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी एनपीएस में रहना चाहते हैं उनका केंद्रीय एजेंसी पीएफआरडीए के लिए शेयर करता रहेगा। अगर किसी ने निर्धारित समय में विकल्प नहीं दिया है तो उसे एनपीएस में ही रखा जाएगा। जो कर्मचारी ओपीएस में कवर होंगे उन कर्मचारियों को भी जीपीएफ केंद्रीय सेवा नियम 1960 के तहत कवर किया जाएगा। कर्मचारी की ओर से एनपीएस ओपीएस के लिए दिया गया विकल्प अंतिम व अपरिवर्तनीय माना जाएगा। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित अवधि के भीतर किसी विकल्प का चयन नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि वह एनपीएस जारी में जाना चाहता है, एनपीएस जारी रखना चाहता है। तो इसमें क्लियर कर दिया गया है कि जो एनपीएस में रहना चाहता है उसका जो पैसा जैसे पहले कट रहा था वो सिंपली कटता रहेगा, और जो जीपीएफ में जाएगा उसे नियम 60 के अंतर्गत लिया जाएगा और जीपीएफ की सारी फैसिलिटी दी जाएगी। और जो समय सीमा दी गई है 60 दिन की, अगर उसमें कोई कर्मचारी अपना चयन नहीं देता है तो उसे ऑटोमेटिकली एनपीएस में डाल दिया जाएगा और उसके बाद वो जीपीएफ में फिर नहीं आ सकता है। एक बार जो जिसने चूज कर लिया उसके बाद वो उसको चेंज नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये बात हो गई एसओपी की कि कितना टाइम है और किसमें कितना जाने में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अब इसमें क्या एसओपी में जो नियम दिए गए हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस जिसको मैंने बताया, वो क्या होंगे उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ने के बाद ही जो कर्मचारी है उसको सेलेक्ट करना होगा कि एनपीएस या ओपीएस। तो सबसे पहला जो नियम है ये मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। अगर किसी कर्मचारी ने निर्धारित समय विकल्प नहीं दिया तो उसे एनपीएस में ही रखा जाएगा, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया था। तो एक ये है। दूसरा है, जो कर्मचारी ओपीएस में कवर होंगे उन कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि के तहत फैसिलिटी दी जाएगी 1960 नियम के अंदर, और जो एनपीएस में जाएंगे उनको पीएफआरडीए में जो उनका पैसा कट रहा है सेम उनका उसमें कटता रहेगा, जो कि इससे पहले मैंने बता चुका हूँ। नेक्स्ट, थर्ड की ओर चलते हैं। तीसरा पॉइंट है, अगर कोई कर्मचारी एनपीएस को अपनाता है तो उसका अप्रैल
का एनपीएस शेयर जमा होगा जो अभी तक जमा नहीं किया गया है। मतलब अप्रैल से बंद हो गया था एनपीएस में पैसा कटना, तो अगर जो भी एनपीएस में जाएगा तो उसका अप्रैल का भी पैसा कटेगा, ये इसमें लिख दिया गया है। फोर्थ पॉइंट है, जो कर्मचारी एनपीएस के तहत कवर होंगे और जो पहले से ही सेवानिवृत्त हो गए हैं या उनकी मृत्यु 15 मई 2003 से 31 मार्च 2023 के बीच हो गई है, या जो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत लागू प्रावधानों को पूरा करते हैं, ऐसा सेवानिवृत्त कर्मचारी और मृतक कर्मचारियों के पात्र पारिवारिक सदस्य भावी तिथि से पेंशन के हकदार होंगे। इसमें ये बता दिया गया है कि उनके परिवार वालों को भी पेंशन मिलेगी यदि वो इस डेट से इस डेट के बीच में सेवानिवृत्त या मृत्यु जिनकी हो गई है। पांचवा पॉइंट है, जो कर्मी ओपीएस में जाना चाहते हैं उसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग देना होगा और जो उसमें लिखना होगा कि सरकारी अंशदान और लाभांश उन्हें दिए जाएं। 6 पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, सीसीएस पेंशन नियम 1972 और सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवा सिविल 1960 के तहत लाभों को विनियमित करने की प्रक्रिया वही होगी जो 14 मई 2003 को या उससे पहले नियुक्त कर्मचारी को नियम पर लागू होती है। मतलब इसका मतलब कहने का ये है कि जो 2003 या पहले जो ओपीएस चलती थी, जो भी नियम उसमें लगाए जाते थे, सेम उन्हीं नियमों के आधार पे आपको ये ओल्ड पेंशन दी जाएगी। अब 7th और लास्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नियुक्त कर्मचारियों के लिए जरूरी परिवर्तनों का पालन किया जाएगा। ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने ओपीएस को चुना है उन्हें ओपीएस का लाभ दिया जाएगा, मगर इसके लिए उन्हें सरकारी अंशदान और अर्जित लाभांश को सरकारी खाते में जमा करना होगा। सरकारी अंशदान को उन्हें पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के कंट्रीब्यूशन एंड रिकवरी हेड में जमा करवाना होगा। मतलब जो भी पैसा आपका उसमें जमा है एनपीएस में, वो सारा पैसा आपको निकाल के ओपीएस में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको जमा करना होगा। तो अब वो ऑफिस मेमोरेंडम क्या है, मैं एक बार वो आपको ऑफिस मेमोरेंडम आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे एक ऑफिस मेमोरेंडम आ गया है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये हिमाचल फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू निकाला गया था 4 मई 2023 को। अब ये इंग्लिश में है तो इसमें हिंदी में मैंने आपको कन्वर्ट करके कुछ जो पॉइंट्स और टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। अब डिपेंड करता है कि लोग किस में ओपीएस या एनपीएस चूज़ करते हैं, किस फैसिलिटी में जाएंगे। बाकी ऐसे ही अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।